तो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि मेरे लास्ट लेक्चर आप लोगों ने काफी ज्यादा एंजॉय भी किया होगा। लेकिन कुछ लोगों को उस पर मसले भी हुए थे। तो भाई, जिन लोगों को मसले हुए थे तो होते रहे भाई, घंटा फर्क नहीं पड़ता। हम तो वीडियो बनाएंगे, बार बार बनाएंगे। और कोई काम है क्या हमारा। तो आओ जल्दी से शुरू करते हैं फायर प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन वाला टॉपिक, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का। ये टॉपिक आपके लिए आज काफी ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि आज इसका क्विज जो होने वाला है। तो प्रोटेक्शन देखो, जो है वो काम करते हुए हमने किन किन चीजों की सेफ्टी का ख्याल रखना है, और किन किन चीजों का जो है वो हमने सेफ्टी इक्विपमेंट इस्तेमाल करने हैं, उनकी हम बात करेंगे। ज्यादा खुश मत हो, उन कामों के लिए नहीं, फायर के काम के लिए बात होगी इसलिए। तो आओ जल्दी से शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। अच्छा, पहले तो इसकी केस स्टडीज है, ठीक है। केस स्टडीज आने नहीं वाली, तो इनको तुमने जो है अभी देखना भी नहीं है, फाइनल के लिए देखना, ठीक है। और इसके बाद जो है वो ओशा की बात करें। ओशा, ठीक है। ओशा जो वैसे तुम्हें और भी चीज़ों की याद दिलाता होगा। मीन्स ऑफ एग्रेस रेगुलेशन। ओशा's जनरल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स कंटेन द मीन्स ऑफ एग्रेस रेगुलेशन फॉर evacuating वर्क प्लेसेस ड्यूरिंग emergencies। मतलब एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बनाया हुआ है ये, जो रेगुलेशन को बना रहा होता है जब वर्क प्लेस के अंदर कुछ emergencies पेश आ जाती हैं, ठीक है। तो rules required a continuous and unobstructed way of exit travel from any point in a building। अब ये रूल्स रिक्वायर क्या करते हैं, कंटिन्यूअस वे एग्जिट ट्रेवल का मतलब एक पॉइंट से बिल्डिंग के वहां पे एक एग्जिट ट्रेवल तुम्हारे लिए होना चाहिए, अगर जो है वो इमरजेंसी पेश आ जाती है। उसके बाद ये करता क्या है, डेवलप डेवलप इमरजेंसी प्लान्स, क्रिएट एवोकेशन रूट्स, इंस्टॉल अलार्म सिस्टम, क्रिएट रेगुलर इमरजेंसी रिस्पॉन्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। मतलब पहले क्या बनाएगा, पहले एक इमरजेंसी प्लान बनाएगा, ठीक है। उसके बाद एवोकेशन रूट्स, रूट्स मतलब ऐसे रूट्स जो जल्दी से निकलने के, जो इमरजेंसी के वक्त बिल्डिंग के अंदर कुछ ऐसे रास्ते होंगे, लोगों को वहां से सेफली निकाल दिया जाए। उसके बाद अलार्म सिस्टम लगाएगा। मतलब अगर कुछ हो रहा है तो भाई पहले अलार्म तो बजाओगे, कुछ होने वाला है, ठीक है। हर चीज पहले दस्तक दे के आती है ना, तो दिल पे दस्तक आती है, तो इधर भी दस्तक होनी चाहिए। क्रिएट रेगुलर इमरजेंसी रिस्पॉन्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अब रेगुलर इमरजेंसी रिस्पॉन्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को भी ये बना रहा होता है, ठीक है। उसके बाद है इमिट रॉय, द ओनर ऑफ इंपीरियल फूड्स वाज सेंटेंस टू 19 ईयर्स एंड 11 मंथ्स इन जेल। अब ये जो एमिट रॉय था, ठीक है, ओनर था फूड प्रोडक्ट का, ये जो है वो 19 साल 11 महीने की जेल की सजा हुई थी इसको। क्यों हुई थी तो मुझे भी नहीं पता, ना आपको पता है, और जानने की हमें जरूरत भी नहीं है, फायदा ही नहीं है इससे। अच्छा जी, अब आ जाओ फाइव टेट्राहेड्रॉन पे। टेट्राहेड्रॉन आपने शेप पढ़ी होगी, ये एक ऐसी शेप होती है, एक ट्राइंगल की तरह की होती है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो आई गेस 1/6 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। यानी आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपने पढ़ा होगा 8 सेकंड ईयर में, वो किस तरह निकालते थे। तो अगर आप उसको 6 से डिवाइड कर देते तो आपको वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन आ जाता है। तो फाइव टेट्राहेड्रॉन इन्होंने बनाया हुआ, उसके अंदर 4 कंपोनेंट्स आर नेसेसरी टू सस्टेन कंबस्शन। अब कंबस्शन करने के लिए ना चार चीजें हैं जो सस्टेन, चार चीजें जो बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 1 फ्यूल, नंबर 2 हीट, नंबर 3 ऑक्सीजन एंड अ केमिकल रिएक्शन। अ फायर विल नॉट बर्न विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑल फोर। इन चार के जो है वो प्रेजेंस के अंदर फायर कभी भी बर्न नहीं होगा। मतलब जो है वो ये चार होना लाजमी है। फ्यूल्स वेदर लिक्विड और सॉलिड्स मस्ट बी इन अ वेपर स्टेट। अब जो फ्यूल्स होगा हमारे पास, ठीक है, फ्यूल्स में पेट्रोल भी आ जाता है और गैसेस भी आ जाती हैं। तो फ्यूल्स जो होती हैं वो या तो लिक्विड फॉर्म में होने चाहिए या सॉलिड फॉर्म में होने चाहिए, और वेपर स्टेट में भी हो सकते हैं। व्हेन वेपराइज दे मिक्स विद ऑक्सीजन, और जब वो वेपराइज्ड होंगे तो वो ऑक्सीजन को के अंदर मिक्स हो जाएंगे, फॉर्मिंग अ कंबस्टिबल मिक्सचर। और फिर एक कंबस्टिबल मिक्सचर बना देंगे डेट व्हेन एक्सपोज टू हीट, और फिर वो हीट कॉज कर देगा। लेट सपोज जैसे आपने कंबस्टन का प्रोसेस पढ़ा होगा कि कार्बन जब ऑक्सीजन से मिलता है तो CO2 बन जाता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। तो जो है वो कंबशन का प्रोसेस भी हो जाता है अगर हम जो है वो ऑक्सीजन के साथ वेपराइज फॉर्म के अंदर जो है वो कंबस्टिबल मिक्सचर बना दें, तो वो हीट को एक्सपोज कर देते हैं। अंडर गो द केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जाएगा, रिलीजिंग गैसेस ड्यूरिंग दी बर्निंग प्रोसेस। और फिर बर्निंग प्रोसेस के अंदर वो कुछ गैसेस को रिलीज करेगा। आई होप बच्चों ये आप लोगों को क्लियर होगा। और OHS से लग रहा था हम केमिस्ट्री क्लास में आ गए हैं। अच्छा जी, तो नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब हमारे पास एक ग्राफ दे हुआ है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, कोई इसमें पूछा जा सकता है, ठीक है।
तो अगर पीछे अभी कोई रील्स स्क्रॉल भी कर रहे हो वीडियो देखते देखते, तो सारे काम छोड़ दो और फोकस ऑन गुड। अच्छा, फ्लेमेबिलिटी रिलेटिव टू दी ऑक्सीजन फ्यूल मिक्सचर। अब देखो यहाँ पर इन्होंने वाई एक्सिस पर एक्सप्लोजन प्रेशर दिया हुआ है और एक्स एक्सिस पर वेपर गैस कंसंट्रेशन इन एयर। ठीक है। एल एफ एल और यू एफ एल क्या होता है पहले ये देख लो। एल एफ एल जो होगा हमारे पास लोअर फ्लेमेबिलिटी लिमिट, और यू एफ एल क्या होगा अपर फ्लेमेबिलिटी लिमिट। फ्लैश पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस गिव इनफ वेपर्स टू फॉर्म एन इग्नाइटेबल मिक्सचर। अब देखो, लोअर फ्लेमेबिलिटी लिमिट क्या है, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से फ्लेम मिलना शुरू हो रहा है। और यूएफएल जो है वो अपर फ्लेमेबिलिटी लिमिट है, यानी इन दोनों के दरमियान फ्लेमेबल रेंज है, इन दोनों के दरमियान फ्लेमेबल रेंज है। और ये जो फ्लैश पॉइंट है, फ्लैश पॉइंट ये टेम्परेचर है जहां पर सब्सटेंस को इनफ वेपर्स मिल गए टू फॉर्म एन इग्नाइटेबल मिक्सचर, यानी हमारी जो वेपर में फॉर्म में जो हमारे पास सब्सटेंस था, उसको इनफ वेपर इतने मिल चुके हैं कि वो मिक्सचर को बना सकता है, यानी कंबस्टिबल मिक्सचर बना सकता है। अभी आप नीचे पढ़ सकते हैं, लिक्विड हैविंग अ फ्लैश पॉइंट एट और अबव 100 डिग्री, 100 डिग्री या उससे अबव फ़ारेनहाइट के अंदर वो क्या हो जाता है, कंबस्टिबल हो जाता है। इफ द लिक्विड इग्नाइट्स एट अ टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री, अगर लिक्विड जो है वो इग्नाइट हो रहा है बिलो 100 डिग्री के फ़ारेनहाइट के, तो वो फ्लेमेबल कहलाता है। ठीक है। क्या कहा मैंने, ऐसा लिक्विड जो जिसका फ्लैश पॉइंट 100 से अबव है, ठीक है, 100 से अबव है फ़ारेनहाइट के अंदर, उसको कंबस्टिबल बोलते हैं। और अगर लिक्विड इग्नाइट हो रहा है 100 से पहले ही इग्नाइट हो रहा है, 100 डिग्री से पहले ही इग्नाइट हो रहा है, तो उसको फ्लेमेबल बोलेंगे। ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है, पूछी जा सकती हैं। क्या कहा कि लिक्विड जिसका फ्लैश पॉइंट 100 से ज्यादा है उसको हम क्या बोलते हैं, जो है वो हम उसको कंबस्टिबल बोलते हैं। और ऐसा लिक्विड जो 100 डिग्री से पहले ही इग्नाइट हो रहा है, तो उसको हम फ्लेमेबल बोलते हैं। आई होप बच्चों ये आप लोगों को क्लियर हो। उसके बाद है कैटेगरीज ऑफ फायर्स एंड एक्सटिंग्विशर्स। मतलब फायर्स की कुछ कैटेगरीज में हमें डिवाइड किया गया है, और उसको कैटेगरीज को हम आइए आहिस्ता आहिस्ता स्टडी करते हैं। अब क्लास ए फायर जो है वो इन्वॉल्व ऑर्डिनरी कंबस्टिबल मटेरियल सच एज पेपर, वुड, क्लोथ एंड सम रबर एंड प्लास्टिक मटेरियल। अब जो क्लास ए फायर है ना, उसके अंदर काफी जो है वो मटेरियल्स कैसे आ जाएंगे, कंबस्टिबल मटेरियल्स होते हैं, पेपर हो गया, वुड हो गया, क्लोथ हो गया, और सम रबर और प्लास्टिक मटेरियल हो गया। क्लास बी फायर्स के अंदर इन्वॉल्व फ्लेमेबल और कंबस्टेबल लिक्विड। अब इसके अंदर लिक्विड जो हमारे पास फ्लेमेबल थे और कंबस्टेबल थे, जैसे बताया था आपको, इग्नाइट जो हो जाते हैं, फ्लेमेबल गैसेस भी आ जाती हैं, ग्रीसेस भी आ जाती हैं, सिमिलर मटेरियल एंड सम रबर एंड प्लास्टिक मटेरियल। उसके बाद क्लास सी की अगर हम बात करें, तो इन्वॉल्व एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वेयर सेफ्टी रिक्वायर्स द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिव एक्सटिंग्विशिंग मीडिया। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे आपके उधर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, उसके अंदर भी आग लग जाती है, तो उस क्लास में भी बताया हुआ है। क्लास डी फायर इन्वॉल्व कंबस्टिबल मेटल सच एज मैग्नीशियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, सोडियम, लिथियम एंड पोटाशियम। ठीक है। इनके जो है वो हमें इन्वॉल्व किया हुआ है कंबस्टिबल मेटल को। इस तरह होगा ये, काफी सारे मेटल्स इसके अंदर हमने इनको वो किया हुआ। अब क्लास के फायर क्या है, इन्वॉल्व कुकिंग ऑयल्स एंड फैट। अब कुकिंग ऑयल्स और फैट में भी आग लग सकती है। अब ये आप देख सकते हो, ये इन्होंने जो है वो डमियाँ रखी हुई है, ये लाल कलर की। ठीक है। इसके अंदर भरा हुआ है सब कुछ। उसके बाद कैटेगरीज ऑफ फायर एंड एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट आर कैटेगराइज्ड बाय द टाइप ऑफ फायर्स दे एक्सटिंग्विश। Some extinguishers can be used on more than one classes of fire. Fire extinguishers are placed based on travel distances. अब क्लास ए है, वो ट्रेवल डिस्टेंसेस के ऊपर इतना रखे जाते हैं। मतलब अगर फायर एक्सटिंग्विशर होना तो लाजमी चाहिए, ठीक है, यहाँ हर जगह होना चाहिए, लेकिन है नहीं हमारे इर्द गिर्द, ये हमारी बदनसीबी है। लेकिन अभी वो बता रहे हैं, क्लास ए जो थी उसके लिए 75 फीट से कम होना चाहिए, और इससे कम भी हो सकता है। क्लास बी विद इन 30 to 50 फीट, डिपेंडिंग ऑन हैजर्ड एंड कैपेसिटी। अब हैजर्ड और कैपेसिटी को आपको कैलकुलेट करना होगा, मतलब यहाँ पर जो है वो इंसिडेंट कितना ज्यादा हो सकता है, उसके मुताबिक आपने 30 to 50 के दरमियान इसको रखना होता है। क्लास सी के अंदर कितना होगा, फॉलोज ए और बी पैटर्न, ए और बी का पैटर्न फॉलो करेगा। क्लास डी जो होगी, नॉट मोर देन 75 फीट, 75 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लास के विद इन 30 फीट। ठीक है, तो एक्सटिंग्विशर्स को रखना चाहिए। और आइए जरा आगे पढ़ते हैं कि और क्या बोल रहा है ये। माउंटिंग इंश्योर्स इजी एक्सेस विद हैंडल 3.5 to 5 फीट फ्रॉम द फ्लोर। अब जो है ना, इजी एक्सेस होना चाहिए हैंडल्स का,
3.5 to 5 feet फ्रॉम दी फ्लोर। मतलब दीवार पे इस जगह हो कि भाई अगर कोई बच्चा आ रहा है मेरे जैसा तो वो पकड़ ले उसको, ऐसा ना हो वो उछलता रह जाए और आग लग जाए। ठीक है, तो 5 फुट तक रखना चाहिए, 3.5 से 5 फुट, ताकि आराम से उसका एक्सेस हम कर सकें। लार्जर एक्सटिंग्विशर आर बेस्ट एट अराउंड 3 फीट। अब जो बड़े एक्सटिंग्विशर होते हैं उनको आप 3 फीट पे भी रखो तो सही रहेगा। मंथली विजुअल चेक एंड एनुअल मेंटेनेंस इंक्लूडिंग हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग इफ नीडेड आर मैंडेटरी। ठीक है, इसकी टेस्टिंग होती है हर महीने, वो टेस्टिंग होनी चाहिए ताकि जो है वो आपका आराम से काम हो सके। उसके बाद क्लास ए फायर को इन्होंने थोड़ा सा जो है वो एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो कंबस्टिबल मटेरियल और फ्लेमेबल सॉलिड कॉजेज क्लास ए फायर। अब कंबस्टिबल मटेरियल जो होता है वो कॉज कर रहा होता है फायर को। ठीक है, दीज इंक्लूड फायर कॉज बाय वुडन फर्नीचर, पेपर और क्लोथिंग। वो फर्नीचर से हो सकता है, पेपर से हो सकता है और क्लोथिंग से हो सकता है। फायर एक्सटिंग्विशर फॉर क्लास ए फायर आर ऑफन सिल्वर बाय अल्मीनियम कलर्ड एंड यूज वाटर। तो फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है क्लास ए के लिए वो सिल्वर कलर का होगा। ठीक है, और किस तरह का होगा, पानी को इस्तेमाल कर रहा होगा। क्लास ए बी सी ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर कैन ऑल्सो पुट आउट दीज फायर्स एंड आर टिपिकली रेड। कभी कभी क्लास एबीसी जो होते हैं वो ड्राई पाउडर के भी एक्सटिंग्विशर होते हैं जो इजीली फायर को खत्म कर देते हैं, और वो रेड कलर के होते हैं। वैसे ये सिल्वर है और पानी को ये यूज करेगा। क्लास बी फायर के ऊपर आए तो क्लास बी फायर एक्सटिंग्विशर यूज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल कर रहे हैं टू पुट आउट फ्लेमेबल लिक्विड्स एंड गैसेस, ताकि जो है वो फ्लेमेबल लिक्विड और गैसेस को इस्तेमाल कर सके। मैनी CO2 फायर एक्सटिंग्विशर आर बोथ क्लास बी एंड सी, इंडिकेटेड एज P/C। ठीक है, दिस एक्सटिंग्विशर आर यूजुअली रेड विद अ वाइट लेबल। वाइट लेबल के साथ ये यूजुअली रेड होते हैं। ठीक है, और ये दोनों क्लासेस में इस्तेमाल होंगे, बी में भी इस्तेमाल होंगे और सी में भी इस्तेमाल होंगे। क्लास बी फायर्स आर कॉज्ड बाय फ्लेमेबल लिक्विड्स। अब जो क्लास बी के फायर थे वो किससे पैदा हो रहे हैं, फ्लेमेबल लिक्विड से पैदा हो रहे हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। 100 डिग्री से पहले ही जो इग्नाइट हो जाता है उनको हम फ्लेमेबल बोलते हैं। अच्छा जी, we generally assume that splashing some liquid would put out a fire. Unfortunately, it can make things worse for you if the liquid is flammable. क्या बोल रहा है, अगर हम एज्यूम करते हैं कि स्प्लैशिंग सम लिक्विड वुड पुट आउट अ फायर, यानी कुछ लिक्विड को फेंकने से हमारा जो है वो फायर खत्म हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीजों को और ज्यादा खराब कर देता है, और लिक्विड जो फ्लेमेबल होता है वो और ज्यादा उसको लिक्विड को फ्लेमेबल बना देता है। तो भाई ऐसे काम नहीं करना जिससे तुम्हारे जो है वो नुकसान हो। ऐसी तुम दीवारें पेंट करते रहते हो और वो, तो प्लीज इसका मजाक नहीं करना। अच्छा ये क्लास बी फायर, सम कॉमन फ्लेमेबल लिक्विड्स रेड रिक्वायर्ड रेड कलर क्लास बी फायर एक्सटिंग्विशर इंक्लूड। अब क्या इंक्लूड करते हैं वो, पेट्रोल, गैसोलीन, डीजल, पेंट, वाइट स्पिरिट्स, एसीटोन, अल्कोहल। ये कॉमन फ्लेमेबल लिक्विड्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं क्लास बी फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर, इंक्लूड होते हैं। ठीक है, पेट्रोल हो गया, गैसोलीन, डीजल हो गया, पेंट हो गया जो तुम करते रहते हो दीवारों पर, वाइट स्प्रिट हो गई, एसीटोन और अल्कोहल हो गई। ये पांचों चीजें इंक्लूड होती हैं किसके अंदर, फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर। किसके फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर, क्लास बी के फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर। और ये आपको पता होना लाजमी है क्योंकि ये पूछी जा सकती हैं। नाउ लेट्स मूव फर्दर। क्लास सी फायर को आप देख सकते हो, these are fires caused by electrical equipment. Electrical equipment example of such a malfunction could be a data center computer rack overheating, your breaker box shorting out, आपका breaker box जो है वो फट जाता है, और a spark in your HVAC wiring। अब ये HVAC वायरिंग के अंदर भी आपका जो है स्पार्क आ जाए, या मल फंक्शनिंग हो जाए, कंप्यूटर रैक ओवरहीट हो जाए। ठीक है, ये सारी चीजें किस में आती हैं बच्चे, ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आती हैं। और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फायर जो कॉज कर रहे होते हैं वो कौन सी क्लास में होते हैं, क्लास सी में होते हैं। अब वो बता रहे हैं कि क्लास सी फायर एक्सटिंग्विशर आर यूजुअली रेड, ये भी रेड कलर का ही होता है जैसे बी का रेड था। लेकिन जो एक्सटिंग्विशर आर स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर इलेक्ट्रिकल फायर्स एंड हैव अ पर्पल एंड व्हाइट लेबल। लेकिन इसके ऊपर पर्पल और व्हाइट लेबल होगा। ठीक है, तो ये स्पेशली किसके डिजाइन है, इलेक्ट्रिकल फायर्स को खत्म करने के लिए डिजाइन है। उसके बाद क्लास डी फायर की बात करें तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एनी फायर दैट इन्वॉल्व अ कंबस्टिबल मटेरियल। कंबस्टिबल मटेरियल क्या होते हैं, जो 100 डिग्री से अबव जिनका क्या होता है, फ्लैश पॉइंट होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया है ऐसे लिक्विड जिनका फ्लैश पॉइंट 100 डिग्री से अबव होता है उसको हम कंबस्टिबल बोलते हैं, और ऐसे लिक्विड जो 100 डिग्री से पहले ही जो इग्नाइट हो जाते हैं तो उनको हम फ्लेमेबल बोलते हैं। These are metals और केमिकल that catch fire quickly and burn rapidly। ये ऐसे मेटल और केमिकल हैं जो
फायर को एकदम से, आग को ना एकदम से पकड़ लेते हैं और फिर बर्न हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे गली की फप्पो होती है ना, आग लगा रही होती है, आग को फौरन पकड़ती हैं, तो इसी तरह क्लास डी भी समझ लो एक गली की फप्पो है। कॉमन एग्जाम्पल इंक्लूड पोटाशियम एंड मैग्नीशियम। कॉमन एग्जाम्पल में पोटाशियम आ जाता है और मैग्नीशियम आ जाता है, इन दोनों की बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्लास डी फायर एक्सटिंग्विशर आर ऑलमोस्ट ऑलवेज येलो। क्लास डी फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं वो ज्यादातर येलो कलर के होते हैं भाई, ठीक है, याद रखना। दे यूज सोडियम क्लोराइड NaCl यूज करते हैं, विच इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट, जो कि इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, टू पुट आउट हॉट बर्निंग मेटल्स, ताकि वो हॉट बर्निंग मेटल्स को निकाल सके। उसके बाद है क्लास के फायर। अब क्लास के फायर कौन सी थी? रेफर्स टू एनी फायर कॉज्ड बाय ग्रीस, कुकिंग ऑयल्स, वेजिटेबल फैट्स। मोस्ट किचन और स्टोव टॉप फायर फॉल्स अंडर क्लास एफ। अब जो भी किचन में आग वगैरह लगती है ना, वो क्लास एफ के अंदर आएगी, ठीक है। क्लास जो हमारे पास डी थी वो गली की फप्पो थी, और क्लास सी में क्या हो रहा था, जो केमिकल से आग लग रही थी, ठीक है। और जो है वो क्लास बी के अंदर क्या हो रहा था भाई, क्या हो रहा था क्लास बी के अंदर? भी देख लेते दोबारा, भूल गए हो तो। क्या यार तुम भी। हाँ, क्लास बी के अंदर हम जो है वो फ्लेमेबल लिक्विड से फायर हो रहे थे। जो ये हो गया हमारे पास CO2। जो है वो इस्तेमाल होता है फ्लेमेबल के अंदर, और बोथ क्लासेस के अंदर, ठीक है। तो पेंट था वाइड स्प्रेड था एसीटोन था अल्कोहल था। ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैंने हो रही थी क्लास सी में, गलत बोल दिया मैंने। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से जो फायर कॉज होती है क्लास डी किससे होती है? जो हमारे पास कंबस्टिबल मेटल्स होते हैं जो फौरन आग पकड़ते हैं, गले की हुक्को वाले काम, ठीक है। और क्लास के फायर जो कितने भी किचन के अंदर आग लगती है वो सारी क्लास के अंदर आती है। तो एनी फायर कॉज्ड बाय द ग्रीस, कुकिंग ऑयल और वेजिटेबल फॉल अंडर क्लास है। क्लास के फायर एक्सटिंग्विशर आर सिल्वर कलर्ड वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर। गिलास के फायर जो होते हैं वो किसके एक्सटिंग्विशर होते हैं? सिल्वर कलर्ड के होते हैं, ठीक है। और वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर होते हैं। दे आर रिक्वायर्ड इन कमर्शियल किचन्स एंड रेस्टोरेंट्स वेयर ग्रीज एंड वाइल्ड फायर्स कैन इरप्ट एंड स्प्रेड क्विकली। ये कहाँ रिक्वायर्ड होते हैं? कमर्शियल किचन के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, ताकि जहाँ पर रेस्टोरेंट में आग वगैरह लगे तो फौरन खत्म कर दी जाए। उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर को आप देख सकते हैं, OSHA requires the minimum rated 10B fire extinguisher be provided within 50 feet of the point of job site. Use of more than 5 gallons of flammable or combustible liquid or 5 pounds of flammable gas. क्या बोल रहे हो? ओशा को ये रिक्वायर्ड है कि मिनिमम रेट जो हो ना 10B का फायर एक्सटिंग्विशर का, वो प्रोवाइड हो 50 फीट ऑफ द पॉइंट ऑफ जॉब के, यानी 50 फीट कम से कम हो वहां पर। यूज ऑफ मोर देन 5 गैलन, और मोर देन 5 गैलन जो फ्लेमेबल और कंबस्टिबल लिक्विड पहले से रखा हुआ होना चाहिए, जो कि आप फायर एक्सटिंग्विशर में डाल सको अपने काम के वक्त या इमरजेंसी के वक्त जब आ जाता है। उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर की कुछ टाइप्स होती हैं। टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर देयर यूजेस वाटर के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था क्लास ए वाला जो था वो वाटर इस्तेमाल कर रहा था। फिर उसके बाद फोम आ जाता है, ठीक है। इसको मैं करीब कर लूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आए। फोम आ जाता है। उसके बाद पाउडर है, CO2 है, वेट केमिकल है। आओ जल्दी से इसको स्टडी कर लेते हैं। यूज ऑन पेपर, यूज्ड ऑन पेपर, वुड, कोल, कार्डबोर्ड एंड अदर सॉलिड फ्यूल फायर्स। जैसे क्लास ए के लिए इस्तेमाल हो रहा था सॉलिड, पेपर और वुड, क्लोथ, इन सब में आग लग रही थी, क्लास ए के लिए कैन बी यूज्ड ऑन। उसके बाद है फोम, यूज्ड ऑन सॉलिड फ्यूल फायर्स एज वेल एज फ्लेमेबल लिक्विड्स। सॉलिड फ्यूल फायर्स में भी और फ्लेमेबल लिक्विड्स में भी यूज होता है। कैन बी यूज ऑन क्लास ए और क्लास बी के अंदर भी यूज हो सकता है। यूज ऑन एनी काइंड ऑफ फायर एक्सेप्ट फॉर क्लास एफ कुकिंग ऑयल्स। अब कुकिंग ऑयल्स के अलावा ये कहीं भी पाउडर वाला इस्तेमाल हो सकता है। लेट सपोज क्लास ए में भी, क्लास बी में भी, क्लास सी में भी और क्लास डी में भी, इलेक्ट्रिकल के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है भाइयों। अच्छा, उसके बाद है CO2। अपने आपको यहाँ फेंक देता हूँ। उसके बाद है CO2। अब CO2 क्या बोल रहा है? यूज इन फ्लेमेबल लिक्विड्स एंड इलेक्ट्रिकल फायर। अब ये बेसिकली बनाया ही इलेक्ट्रिकल उसके लिए गया, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए और फ्लेमेबल फायर के लिए। कैन बी यूज ऑन क्लास बी इलेक्ट्रिकल, क्लास बी के लिए यूज होगा। उसके बाद वेट केमिकल्स की बात करें, एज वेल एज ये आप देख सकते हैं, यूज ऑन कुकिंग ऑयल फायर एज वेल एज कंबस्टिबल सॉलिड मटेरियल। यानी क्लास एफ जो थी हमारे पास, जिसके अंदर कुकिंग की वजह से यानी किचन में जो जो आग लग रही थी, तो उनके लिए वेट केमिकल्स का इस्तेमाल कर गया है। और किसके लिए यूज हो सकता है? क्लास ए के लिए भी यूज हो सकता है, और क्लास बी के लिए भी, क्लास एफ के लिए भी यूज हो सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने जो है वो हमें ये दिया हुआ है एक क्लास ए कंबस्टिबल मटेरियल
दीज इंक्लूड पेपर, टेक्सटाइल, वुड एंड सिमिलर मटेरियल। अब देखें जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं भाई, बैटरी भी लो हो गई, क्विक रिवीजन करते हैं। क्या है क्विक रिवीजन? कि कंबस्टिबल मटेरियल में क्या क्या इंक्लूड करेगा? पेपर, टेक्सटाइल, वुड और सिमिलर मटेरियल्स, ठीक है। उसके बाद क्लास बी के क्या इंक्लूड करेगा? पेट्रोल, ऑयल और पेंट्स। उसके बाद क्लास सी क्या इंक्लूड करेगा? क्लास सी क्या इंक्लूड कर रहा है? ब्यूटेन एंड मीथेन यानी फ्लेमेबल गैसेज हो गई। क्लास डी क्या इंक्लूड कर रहा है? पोटेशियम और यूरेनियम यानी केमिकल, जो मैंने डिफरेंट केमिकल्स आपको बताए थे। इलेक्ट्रिकल में क्या क्या आ गया? अप्लायंसेस जो किचन के अंदर इस्तेमाल होते हैं, कंप्यूटर, फोन्स, इनका भी बस्ट हो जाना, या आपका जो है वो तार शार्ट हो जाएगा, सही है। क्लास एफ कुकिंग ऑयल्स के अंदर इस्तेमाल होता है। उसके बाद एक कैटेगरीज ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। अब देख सकते हैं यहाँ पर क्लास है सॉलिड के लिए कौन कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? वुड, प्लास्टिक, पाउडर वाला, फोम वाला। CO2 नहीं हो सकता, वाटर वाला हो सकता है, वेट केमिकल नहीं हो सकते। क्लास बी के अंदर अगर आप देखें फ्लेमेबल लिक्विड्स थे, तो पाउडर हो सकता है, फोम हो सकता है, CO2 भी हो सकता है, लेकिन वाटर और वेट केमिकल नहीं हो सकता, क्योंकि वो लिक्विड को और ज्यादा क्या कर देगा? फ्लेमेबल बना देगा, ठीक है। क्लास सी अगर आप गैसेस की बात करो, ब्यूटेन, प्रोपेन, LPG हो गई, मीथेन, ब्यूटेन हो गई, ये सारे जो ग्रीस वगैरह होता है, तो पाउडर इस्तेमाल हो सकते हैं। फोम, CO2 नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ पाउडर हो सकता है। क्लास डी के अंदर देखो तो लिथियम और मैग्नीशियम, ठीक है, ये भी पाउडर हो सकता है। इलेक्ट्रिकल वाले के अंदर देखो इक्विपमेंट में, तो कंप्यूटर सर्वर से अंदर पाउडर हो सकता है, CO2 भी हो सकता है। उसके बाद अगर आप कुकिंग ऑयल्स की बात करो, तो कुकिंग फैट्स, ओलिव ऑयल, ठीक है, कुकिंग फैट्स भी हो सकते हैं और ओलिव ऑयल भी हो सकते हैं। तो इसके लिए कौन सा होगा? वेट केमिकल का एक स्पेशली डिजाइन किया हुआ, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट की काफी ज्यादा। हाउ टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर, किस तरह यूज करना है उसका तरीका भी बताया। वैसे तुमने आज तक यूज तो किया नहीं होगा, लेकिन इसे सीख लो। पुल द पिन इन दी हैंडल, हैंडल के अंदर पिन जो है वो निकालो, खींचो। एम द नोजल ऑफ द बेस ऑफ द फायर, जो। तो भाइयों मैं आपको फायर एक्सटिंग्विशर का किस तरह यूज करते हैं वो बता रहा था। आप पुल द पिन इन दी हैंडल आपने किया, ठीक है। एम द नोजल ऑफ द बेस ऑफ द फायर, यानी जो नोजल है उसको फायर की तरफ करना है, ठीक है। निशाने पक्के होने चाहिए तुम्हारे। इसको इज द लेवर स्लोली, अब जो लेवर है उसका, उसको स्लोली स्क्वीज करना है, ठीक है। उसके बाद है स्वीप फ्रॉम साइड टू साइड, और साइड टू साइड से साइडें बदलती रहनी है, ठीक है, पोजीशन चेंज करते रहना है, वरना मजा नहीं आएगा मैं। अच्छा, उसके बाद है फायर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, अडेयरिंग टू द गाइडलाइन शैल मिनिमाइज द इंसिडेंट ऑफ फायर। अब वो बोल रहे हैं कि भाई अगर गाइडलाइन को आप प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो वो मिनिमाइज कर सकता है फायर के इंसिडेंट को। जैसा कि fire detection and protection equipment should be provided in accordance with laid out norms and prevalent regulations. फायर डिटेक्शन करना, डिटेक्ट करना फायर को। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ इक्विपमेंट शुड बी प्रोवाइडेड इन अकॉर्डेंस विद लेड आउट नॉर्म्स एंड प्रिवेलेंट रेगुलेटर्स, रेगुलेशंस के अंदर जो है वो हमें करना चाहिए। अ फैसिलिटी फॉर जनरल ऑडिबल अलार्म शुड बी प्रोवाइडेड इन ऑल एरियाज ऑफ रिस्क। अब जहाँ जहाँ रिस्क की खतरा है वहां पर आपको एक अलार्म देना चाहिए, ताकि लोग पहले से जो है वो अलर्ट हो जाए। उसके बाद है फायर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, प्लान्स एंड प्रोसीजर शुड बी पुट इन प्लेस फॉर। अब कुछ प्लान्स और प्रोसीजर होने चाहिए कि फायर प्रिवेंशन के, बिल्डिंग एवोकेशन एंड मस्टर पॉइंट्स। पहले तो फायर प्रिवेंशन के फायर पैदा ना हो, अगर फायर पैदा हो गई है तो फिर एक ऐसे मस्टर पॉइंट्स या एवोक्यूएशन गुफाएं, गुफाओं के अंदर से लोगों को निकालना। फायर फाइटिंग, ठीक है, फायर से फाइट करना। मेंटेनेंस इंक्लूडिंग पीरियोडिक टेस्टिंग ऑफ फायर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। अब जो फायर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है वो ला के रख तो लिए भाई, तो सिर्फ ला के रखने नहीं थे उनको, उनको जो है वो प्रॉपर टेस्टिंग भी करनी थी, हर मंथ या रेगुलर जितना भी हो सकता है उसको टेस्ट करना चाहिए। ऑल फायर एस्केप रूट्स एंड एग्जिट डोर्स, कुछ एग्जिट डोर होने चाहिए, अलार्म पॉइंट्स होने चाहिए। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट शुड बी ऑलवेज केप्ट क्लियर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस। उसके बाद तीसरी की चीज है फायर वार्डन्स रखने चाहिए, ऑफिशियली शुड बी अपॉइंटेड फॉर ऑल अकोमोडेशन एंड ऑफिस बिल्डिंग, उनको प्रॉपर अकोमोडेशन मिलनी चाहिए, ऑफिस बिल्डिंग में उनको रखा जाए। इनसुफिशिएंट नंबर सच दैट इन द इवेंट ऑफ अ फायर कंट्रोल एंड सेफ evacuation of personnel to allocated muster point could be efficiently accomplished, ताकि वो उसको efficiently कर सकें काम को। ऑल पर्सनल शुड बी फैमिलियर विद द फायर इमरजेंसी प्रोसीजर्स, और हर कोई फायर इमरजेंसी प्रोसीजर से फैमिलियर होना चाहिए। लेट सपोज अगर कभी भी आ जाए और बंदा मौजूद ना हो उस वक्त और आग लग गई, तो आप उस बंदे को तो इंतजार नहीं करेंगे ना, जब तक तो पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाएगी। तो हर किसी को पता होना चाहिए इमरजेंसी प्रोसीजर का। अलार्म एंड इक्विपमेंट अवेलेबल, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एवोकेशन प्रोसीजर इन द इवेंट ऑफ अ फायर अलार्म
रेगुलर फायर ड्रिल्स शुड बी परफॉर्म टू इंश्योर दिस, और रेगुलर की फायर ड्रिल्स होने चाहिए जो परफॉर्म करें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑल फ्लेमेबल लिक्विड शुड बी स्टोर्ड अवे, लेकिन जो सारे फ्लेमेबल लिक्विड्स हैं जिनसे आग पैदा हो सकती है वो क्या होने चाहिए, स्टोर्ड अवे, दूर होने चाहिए फ्रॉम दी सोर्स ऑफ हीट एंड इग्निशन और नेकेड फ्लेम। यानी जहाँ पर खुली आग है, बिल्कुल खुली आग चल रही है या हीट इग्निशन है, उन सबसे वो बहुत दूर रखने चाहिए फ्लेमेबल लिक्विड्स को, ताकि वो आग को बढ़ा ना सके। उसके बाद है ओनली क्वांटिटीज इन डायरेक्ट यूज शुड बी ब्राउड इनटू वर्कप्लेस। सिर्फ जो है वो डायरेक्टली जो है यूज है ना, वो उनका जो वर्क प्लेस के अंदर उनको सिर्फ लेके आओ। उसके बाद नो स्मोकिंग साइन शुड बी स्ट्रिक्टली ओबेड। अब नो स्मोकिंग हर जगह लिखा हुआ होता है, ये भी लिखा होता है यहाँ पे वो काम करना मना है, लेकिन वो काम वहीं पर होते हैं, सबसे ज्यादा वहीं पर होते हैं। नो स्मोकिंग भी लिखा हुआ होता है, लेकिन सारे सबसे ज्यादा स्मोकिंग कहाँ होती है बच्चे, वहीं होती है। तो नो स्मोकिंग साइन जो है उसको स्ट्रिक्टली ओबे करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि एक आइडिया ये है कि स्मोकिंग लिख दो, नो लिखो ही नहीं, तो जहाँ स्मोकिंग लिखा होगा क्योंकि लोगों को तो उल्टा चलना है, तो वहां पर स्मोकिंग नहीं होगी। Where smoking is permitted, cigarette butts and spent matches should be disposed of in specifically designated ashtrays or sand containers. उसके बाद है appliances such as electric heating rings should not be permitted in normal office space but should be confined to designated cooking areas. अब cooking areas के अंदर रखे जाएं appliances, ठीक है, heating rings जो होते हैं ना वो नॉर्मल ऑफिस स्पेस के अंदर ना रखी जाए खुदा के लिए। उसके बाद गैस सिलेंडर फॉर यूज इन किचन और लेबोरेटरी शुड बी लोकेटेड आउटसाइड इफ दे आर प्लेस क्लोजर देन 5 मीटर फ्रॉम द कंबस्टिबल मटेरियल। अ ब्लॉक वर्क सेपरेशन वॉल शुड बी कंस्ट्रक्टेड। एनी इनक्लोजर फॉर द गैस सिलेंडर शुड बी फ्रीली वेंटिलेटेड। क्या बोल रहे हैं भाई, या तो गैस सिलेंडर जो किचन या लेबोरेटरीज के अंदर यूज हो रहे हैं वो बाहर ही रखे जाए, किचन से बाहर हो या लेबोरेटरी से बाहर हो, लेकिन अगर वो अंदर रखे हुए हैं और वो क्लोज 5 मीटर से भी ज्यादा करीब है किचन, मतलब किचन के अंदर और लेबोरेटरी के अंदर, सो कंबस्टिबल मटेरियल से अगर वो 5 मीटर से भी ज्यादा करीब है तो एक ब्लॉक का घर बना लो, ठीक है, जैसे बचपन में घर घर खेलते थे ना छुपके से और काम कुछ और ही करते थे, तो ब्लॉक वर्क एक सेपरेशन वॉल बना लो जो कंस्ट्रक्ट हो जाए। और एनी इंक्लोजर फॉर द गैस सिलेंडर शुड बी फ्रीली वेंटिलेटेड, और फ्रीली वेंटिलेटेड होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि वो जो है वो ऐसा घर बनाए जिससे कंबस्टन और बढ़ गई। स्टोरेज कबर्ड्स फॉर स्टेशनरी एंड अदर फ्लेमेबल मटेरियल शुड बी मेटेलिक एंड व्हेन नॉट इन डेडिकेटेड स्टोरेज रूम फिटेड विद डोर। स्टोरेज जो होती है कबर्ड्स की स्टेशनरी के अंदर वो सारी क्या होनी चाहिए, मेटल मेटल की होनी चाहिए, ताकि वो रूम के अंदर फिट हो। उसके बाद है इन इन द इवेंट ऑफ अ लार्ज अनकंट्रोलेबल फायर। जब कोई इवेंट इवेंट के अंदर जो है ना अनकंट्रोलेबल फायर हो गई, मतलब वो अब स्टॉप ही नहीं हो सकती, तो क्या करना है, क्लोज और स्टॉप दी सोर्स ऑफ फायर इफ यू कैन। तो अगर आप उसकी फायर की जो है वो सोर्स को स्टॉप कर सकते हैं तो वो करें। साउंड दी अलार्म बाय ब्रेकिंग दी ग्लास। अलार्म को बजा दें गिलास को तोड़ के, मतलब जो शीशे वगैरह। टेलीफोन इमरजेंसी नंबर 1122 पर कॉल करनी है, वैसे तो ये कभी आएंगे नहीं, ठीक है, जब आग जो है वो बस लोग मर जाएंगे, बिल्डिंगें जल जाएंगी, फिर ये जो है वो पहुंचेंगे लाशें उठाने के लिए, ठीक है, तो ये इसका तो फायदा ही नहीं। लीव दी बिल्डिंग यूजिंग नियरेस्ट एग्जिट। और बिल्डिंग को इस्तेमाल करें नियरेस्ट एग्जिट से, ये अच्छा तरीका है, इससे आप बच सकते हैं। गो टू नियरेस्ट असेंबली पॉइंट, और असेंबली पॉइंट की तरफ भागें। उसके बाद इफ यू हेयर अ फायर अलार्म, अगर आप फायर अलार्म सुनते हैं तो आपने क्या करना है, अब वो सुन लो। लीव द बिल्डिंग यूजिंग नियरेस्ट एग्जिट। डू नॉट रन, भागो नहीं। डू नॉट स्टॉप टू कलेक्ट पर्सनल बिलोंगिंग्स। जो मतलब अपने लोग कहते हैं ना, अबे रुक जा मोबाइल तो उठा लूं, अबे रुक जा ये तो उठा लूं, भाई पहले अपने आप को बचा ले, वरना तुझे जो है ना फिर क्या बोलूं अब मैं। अब उसके बाद डू नॉट री एंटर द एरिया बिफोर फायर ब्रिगेड परमिट्स। अब उस एरिया में दोबारा नहीं जाए जब तक फायर ब्रिगेड आग नहीं बुझा देती। इफ द फायर इज स्मॉल, अगर फायर छोटी है तो क्या करना है, यूज द फायर एक्सटिंग्विशर टू एक्सटिंग्विश इट। एक फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना उसको खत्म करने के लिए। डोंट ऑपरेट फायर अलार्म और फायर बेल, और फायर अलार्म और फायर बेल को ऑपरेट नहीं करना है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ एक्सीडेंट प्रिवेंशन। एक्सीडेंट प्रिवेंशन इज बोथ साइंस एंड आर्ट। इट रिप्रेजेंट कंट्रोल परफॉर्मेंस ऑफ मैन मशीन एंड फिजिकल इन्वायरमेंट। तीनों की ये कंट्रोल परफॉर्मेंस दे रहा होता है। द वर्ड कंट्रोल इंक्लूड्स प्रिवेंशन एज वेल एज द करेक्शन ऑफ अनसेफ कंडीशंस एंड एक्शन। उसके बाद द एक्सीडेंट कंट्रोल इज अ वाइटल फैक्टर इन एवरी इंडस्ट्री विच इफ इग्नोर्ड और प्रैक्टिस्ड अनस्किलफुली लीड्स टू नीडलेस ह्यूमन सफरिंग एंड बिजनेस बैंकरप्सी। एक्सीडेंट कंट्रोल जो है ना एक वाइटल फैक्टर है हर इंडस्ट्री के अंदर, अगर ये अनस्किलफुल पीपल को आप दोगे तो फिर समझ जाओ जो है ना इंडस्ट्री का तबाही तबाही शुरू हो जाएगी। उसके बाद है डॉट मार्किंग सिस्टम। डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डीओटी रेगुलेशन स्पेसिफाइड रिप्ले कार्डिंग
एंड लेबलिंग रिक्वायरमेंट फॉर शिफ्ट हैजर्डियस मटेरियल्स। अब जो हैजर्डियस मटेरियल होते हैं उनको जो है वो हम डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डीओटी होता है, ठीक है। लेबल्स आर अटैच डायरेक्टली टू द कंटेनर और ऑन टैग्स और कार्ड अटैच टू द कंटेनर। कंटेनर के ऊपर जो टैग्स होते हैं डायरेक्टली लेबल अटैच हुए हुए होते हैं, तो वो डायरेक्ट होते हैं। प्ले कार्ड्स आर प्लेस्ड ऑन बोथ एंड्स एंड ईच साइड ऑफ फ्राइट कंटेनर, कार्गो टैंक्स एंड पोर्टेबल टैंक कंटेनर। प्ले कार्ड जो होते हैं वो प्लेस्ड होते हैं दोनों एंड के ऊपर और ईच साइड के ऊपर, ठीक है, कंटेनर के अंदर भी कार्गो टैंक्स के अंदर भी। उसके बाद डीओटी एम्प्लॉयज यूनाइटेड नेशन हैजर्ड्स क्लास नंबर्स एंड 4 डिजिट हैजर्ड क्लास आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑन दी लेबल्स एंड प्ले कार्ड्स। उसके बाद डॉट मार्किंग सिस्टम एग्जांपल ऑफ प्ले कार्ड एंड पैनल विद आईडी नंबर। ये देखा आपको दिखा दिया इसने। ये आपके पास इमरजेंसी नंबर आ गया, ठीक है, ये इमरजेंसी नंबर आ गया। उसके बाद जो है वो हमारे पास ये आप देख सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ इमरजेंसी रिस्पॉन्सिबल टेलीफोन नंबर। उसके बाद हैजर्डियस हैजर्डियस क्लास और डिवीजन, उसके नीचे जो है वो नंबर आ गया हमारे पास, ठीक है। ऐसे तो ये दिख ही नहीं रहा, पता नहीं सर ने कौन सी मखलूक इस्तेमाल की है। ओके, तो अब देखें आपको हजमत मार्किंग सिस्टम देखें क्या है। एग्जाम्पल ऑफ हजमत मार्किंग सिस्टम में आप देख सकते हैं ये कैरोसिन है आपके पास, ठीक है, और ये इथाइल मिथाइल ईथर है। C2H5OH था ना, मिथाइल मिथाइल ईथर आपने पढ़ा होगा, कैरोसिन भी। ये दोनों जो है वो हमारे पास केमिकल्स होते हैं फ्लेमेबल, जो फायर ब्रिगेड हो गई, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन केमिकल है ये वाला, ये पुलिस और फायर ब्रिगेड इस्तेमाल कर रही होती है। मैं मिटाऊंगा। सो ये सीन है लड़कों, तो हिम्मत नहीं हारनी है आपने, आग जब लगे तो। उसके बाद यूएन नंबर है। यूएन नंबर इज 4 डिजिट नंबर यूज टू आइडेंटिफाई डेंजरस गुड्स फॉर ट्रांसपोर्ट। अब यूएन नंबर एक ऐसी चीज है जो 4 डिजिट के होती है और डेंजरस गुड्स फॉर ट्रांसपोर्ट बता रही होती है। यूएन नंबर आर सेट आउट इन द यूनाइटेड नेशंस रिकमेंडेशंस ऑन द ट्रांसपोर्ट ऑफ डेंजरस गुड्स मॉडल रेगुलेशंस। यूएन नंबर जो होती है वो सेट होती है यूनाइटेड नेशन के अंदर रिकमेंडेशन ऑन द ट्रांसपोर्ट ऑफ डेंजरस गुड्स और मॉडल रेगुलेशंस के साथ। सम ग्रुप ऑफ केमिकल्स और प्रोडक्ट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज हैव अ कॉमन यूएन नंबर। यूएन 1789 इज फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, UN 1993 is for flammable liquids, UN 2794 is for wet filled with acid electric storage batteries। अब कुछ ऐसे ग्रुप है केमिकल और प्रोडक्ट्स के जो सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं कॉमन यूएन नंबर के हिसाब से, जैसे 1789 है वो किस लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए, 1993 है वो किस लिए फ्लेमेबल लिक्विड्स के लिए, 2794 है वो वेट फिल्ड और एसिड और इलेक्ट्रिक स्टोरेज बैटरीज के लिए। अच्छा, यूएन नंबर आप देख सकते हैं प्ले कार्ड विद यूएन नंबर 1086 का होता है, फ्लेमेबल प्ले कार्ड विद ऑरेंज पैनल होगा, ठीक है, और 1086 उसका फ्लेमेबल होगा अगर फ्लेमेबल है तो। उसके बाद ओशा रेगुलेशन क्या है इसके लिए। ओशा एड्रेसेस फायर प्रोटेक्शन फॉर एम्प्लॉय सेफ्टी विद स्टैंडर्ड ऑफ एंड रिफ्लेक्टिंग साउंड प्रॉपर्टी सेफ्टी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ओशा जो एड्रेस करता है फायर प्रोटेक्शन को एम्प्लॉय सेफ्टी के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ एंड रिफ्लेक्टिंग साउंड प्रॉपर्टी सेफ्टी मैनेजमेंट। सेफ एग्जिट ट्रेवल कंसिस्ट ऑफ 3 सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट पार्ट्स। अब सेफ एग्जिट के 3 वो होते हैं सेपरेट। द वे ऑफ एग्जिट एक्सेस सच एज एन एजाइल और हॉलवे। हॉलवे मतलब एक वे एग्जिट एक्सेस करने का, उसके बाद द एग्जिट सच एज डोर वे, डोर से आप चले हैं। द वे ऑफ एग्जिट डिस्चार्ज सच एज साइड वॉक आउटसाइड द बिल्डिंग, आउटसाइड द बिल्डिंग से आप साइड वॉक करते करते नीचे उतर गए, ठीक है। उसके बाद ओशा रेगुलेशन एग्जिट कैन नॉट बी कम ऑफोल्ड और ऑब्स्ट्रक्टेड बाय मिरर्स। अब मिरर से कोई एग्जिट नहीं होता, ठीक है, वो बेवकूफ़ी है जो मिरर तोड़ के निकलते हैं वो फिर सीधा पर ही पहुंचते हैं, ठीक है। दे शुड बी मार्क्ड बाय रीडली विजिबल साइंस, विजिबल साइंस से वो मार्क्ड होने चाहिए, ऐसा नहीं अंधा धुना आप निकल जाए। डोर्स और पैसेज पोटेंशियली मिस्टेकन फॉर एग्जिट शुड बी लेबल्ड नॉट एन एग्जिट, ठीक है, नॉट एन एग्जिट लिखा हो वहां पर। और आइडेंटिफाइड एज स्पेसिफिक एरिया टू गाइड एम्प्लॉयज टू द करेक्ट एग्जिट, और कुछ एरियाज हो जो गाइड किया जाए एम्प्लॉय को कि ये करेक्ट एग्जिट है। उसके बाद बिल्डिंग सुपरवाइजर ड्रिल ऑर्गेनाइजर ड्रिल फॉर एम्प्लॉयज एंड ऑक्यूपेंट टू प्रैक्टिस इमरजेंसी वोकेशन, इमरजेंसी वोकेशन को वो प्रैक्टिस करें। सेफ्टी प्रैक्टिशनर्स इंश्योर मैनेजमेंट इज इन्फॉर्म अबाउट compliance with fire laws and protecting workers from fire hazards, ensuring fire alarm and suppression system are in good working order. Standpipe include the piping and hoses located throughout building accessible during a fire, वो एक्सेस होना चाहिए उसका फायर के दौरान। उसके बाद स्टैंडर्ड एंड कोड्स देख सकते हैं आप, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन ट्रांसफॉर्म स्प्रिंकलर कोड्स इनटू कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क। NFPA 70 नेशनल इलेक्ट्रिक कोड है। NFPA 101 लाइफ सेफ्टी कोड है। NFPA 30 फ्लेमेबल एंड कंबस्टिबल लिक्विड कोड है।
उसके बाद है mitigate hazard in a manner aligned with reasonable public safety. NFPA 13 standard for the installation of a sprinkler system. स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है? ऑटोमेटिक फायर, मतलब खुद ही हो जाए। तो एनएफपीए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कोड है 558, यानी स्टोरेज, हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। एनएफपीए 99 हेल्थ केयर फैसिलिटीज कोड है ये, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो कोई नजर तो आ नहीं रहा। उसके बाद फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, सेकंड नेशनल फायर सेफ्टी एंड कॉन्फिडेंस एंड रिस्क बेस्ड अवार्ड यहाँ पर दिया गया था, ठीक है, फायर एंड सेफ्टी के लिए। पाकिस्तान ने भी अपनी एक एसोसिएशन बनाई हुई है फायर प्रोटेक्शन की। तो थैंक यू। बहुत उम्मीद है कि आपको ये लाला लेक्चर काफ़ी ज़्यादा जो वर्थ इट लगा होगा। और अगर आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी, मुझ जैसे इंसान को एंड तक बर्दाश्त किया, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया भाई। दिल से तुम्हारा जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ। अब ये जो सब्सक्राइब का बटन है ना यार, इसको दबा दो जल्दी से, इसके साथ खेलो खाली करो, कुछ भी करो, पाँव से दबाओ बस, ये दबना चाहिए, मेरा सब्सक्राइबर बढ़ना चाहिए, ठीक है। ओके, तो अपना नॉन इंजीनियर को इजाजत, तो इंशाल्लाह इसके बाद मैं वीडियो लेकर आऊंगा 1D 2D अरे के ऊपर, C++ के अंदर काफी ज्यादा स्टूडेंट की जो है वो डिमांड भी थी इसके ऊपर, तो इंशाल्लाह इस पर वीडियो लेकर आऊंगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।